हेलो दोस्तों, झूठन पाठ। आप लोगों के सामने मैं इसका सारांश लेके आई हूँ। मैं आपको बता दूँ कि सारांश आपकी परीक्षा में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। और मैं ये भी बता दूँ कि सारांश बताने से पहले मैं आपको लेखक के बारे में कुछ बताऊँगी, क्योंकि 2 मार्क्स का वो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम झूठन पाठ के शीर्षक का नाम जानते हैं। ठीक है, कौन है वो? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आप लोग रिपीट कीजिए इस बात को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 30 जून 1950 को हुआ। निधन कब हुआ? 17 नवंबर 2013 को हुआ। ओके, एक बात और बता देती हूँ कि आपके परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न जन्म से पूछा जाता है, निधन से बहुत ही लिस्ट रहता है। तो आप लोग चाहें तो आप निधन को स्किप कर सकते हैं, पर जन्म को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ था उतना नहीं याद रखना है, सीधे उत्तर प्रदेश याद रखिए या फिर मुजफ्फरपुर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कुछ रचनाएं हैं, जिसमें है कविता संग्रह, कहानी संग्रह। ठीक है, ये सब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, कविता संग्रह में कुछ कुछ लिखा गया है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पर अभी आप लोगों के एग्ज़ाम में 2 महीने बाकी है, मात्र 2 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। नहीं, 2 महीना है टोटल, दिसंबर और टोटल जनवरी। तो आप लोग थोड़ा बढ़िया से पढ़िए इस चीज़ को, ऐसे पढ़िए कि एक बार में आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो ये सब आप लोग एक बार देख सकते हैं, सिर्फ देख लीजिएगा, इतना रटने की ज़रूरत रचनाओं को नहीं है। रचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के परीक्षा में चॉइस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप रचनाओं को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि रचना इतनी सारी हो जाती है वो याद भी नहीं होती है। पर कुछ कुछ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इनकी आत्मकथाएं भी है। आत्मकथा कौन सी है? झूठन, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका सारांश। आलोचना है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुख्य धारा और दलित साहित्य, ये सब इनकी आलोचनाएं हैं। ठीक है, अब हम लोग सारांश देखते हैं। सारांश में क्या है? सारांश होता ही है कि जितना भी मतलब कहानी में लिखा गया है, जो भी चीज़ें लिखी गई है उसका मूल्य रूप, मतलब कि जो मेन पॉइंट होगा वो आपको सारांश में लिख देना है। अगर स्टार्टिंग आप लोग सारांश का अच्छा कीजिएगा और एंडिंग अच्छा कीजिएगा तो आप लोगों के मार्क्स पूरे आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सारांश। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े हुए हैं और ये एक महत्वपूर्ण रचनाकार है। देखिए, ये रचनाकार कहने का अर्थ ये हुआ कि ये कहानियाँ बहुत अच्छी तरीके से अपने हिसाब से अपना खुद का, कह सकते हैं ना, कि खुद की बीती हुई बातों को ये स्पष्ट करते हैं। ठीक है, उनके साहित्य में महज आक्रोश और प्रतिक्रिया से परे समता, न्याय और मानवीयता पर टिकी एक नई पूर्णतर सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध की आहट होती है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। अपनी संवेदना और मार्मिकता के कारण प्रस्तुत अंश मन पर गहरा असर छोड़ता है। देखिए, ये जो इनकी आत्मकथा है झूठन, ये बहुत ही फेमस है इनका। ये एक इस तरह का मतलब कि कहानी है जो कि न्याय को भी बताता है, दर्शाता है,
मानवता को भी दर्शाता है, ठीक है, समानता को भी दर्शाता है। इन सब चीज़ों को ये बताते हैं इस अपने आत्मकथा जूठन में, ठीक है। ये इनकी आत्मकथा कहने का मतलब कि खुद पे बीता हुआ वो उनका ही है अंश। तो इस कहानी में वही चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। एकदम गहरा छाप छोड़ता है इस कहानी से, उनकी जीवन की ये कहानी है। देखिए आगे क्या है। लेखक का पूरा परिवार गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता था, जिसमें एक घर में 10-15 मवेशियों का काम, बैठक खाने की सफाई का काम करना पड़ता था। सर्दी के महीनों में यह काम और कठिन हो जाता था, क्योंकि प्रत्येक घरों से मवेशियों के गोबर उठाकर गांव से बाहर कुरियों पर या उपले बनाने की जगह तक पहुंचाना पड़ता था। अब देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि वो एक बहुत ही नीचे, कह सकते हैं एकदम बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो उनका काम ये होता था कि इनके जो घर परिवार कैसे चलती थी, मजदूरी का काम ये लोग करते थे, मजदूर थे, ठीक है। एक तरह से ये बात हम कह सकते हैं। 10-15 मवेशियों का काम वो लोग करते थे, ठीक है। जितना भी गोबर होता था उसको दूर बाहर फेंकना, ये सब उनका काम हुआ करता था। और वो कहते हैं कि ये सब काम गर्मियों के लिए तो ठीक था, हम लोग गर्मियों में आराम से कर लेते थे, क्योंकि हम अपने इस कामों में एकदम कह सकते हैं ना कि लीन हो चुके थे, क्योंकि हमारा यही काम ही था। उन्हें शर्मिंदगी उतनी महसूस नहीं होती थी। लेकिन वो कहते हैं कि सर्दियों में ये काम ना बहुत ही कठिन हो जाता था, क्योंकि सर्दियों में तो हर किसी को सर्दी लगती है, ठंडी लगती है, कौन पानी को छूने के लिए जाता था। और ये इनके परिवार वाले जो हैं वो सर्दियों में भी मेहनत का काम करते थे। कितना मेहनत इन्होंने किया है, और आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए कि हम लोग उन्हें पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी पढ़िए, ठीक है। आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है, आपको एकदम मन लगा के मेहनत से पढ़ना है, 90% स्कोर करना है, ठीक है। आगे देखिए इस कहानी में क्या कहते हैं वो। इस सब कामों के बदले मिलता था 10 जानवर पीछे 12-13 किलो अनाज। दोपहर में बची खुची रोटी मिलती, जो खास तौर पर चूरों का मतलब होता है दलित को देने के लिए बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, पश्चाताप नहीं। यह कितना क्रूर समाज है, जिसमें श्रम का मूल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक प्रचंड ही था सब। अब देखिए वो कहते हैं कि वो लोग इतना तो काम कर लेते थे, लेकिन इस काम के बदले उन्हें क्या मिलता था? 10 जानवर और 12-13 किलो अनाज मिलता था उन्हें। और वो भी 10 जानवर को क्या करते थे कि इनका काम ये होता था ना कि 10 जानवर इन्हें नहीं दे दिया जाता था। अगर कोई जानवर मर जाता था तो उनकी जितनी भी खाल होती थी वो खालें इनको दे दी जाती थी। और ये खाल जो है अगर जानवर मर गया, सपोज दैट मर गया अगर जानवर, तो उस जानवर का खाल निकालते थे ये लोग, और खाल निकाल कर जो है ये लोग बेचते थे। तो उससे जो पैसा बनता था ये लोग ये रखते थे।
और 12-13 किलो इन्हें अनाज मिलता था। दोपहर में जो भी बची खुची रोटी रहती थी या फिर जो दलितों के लिए देने के लिए जो बनाई जाती, दलित कहते हैं जो भी पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं ना, उन्हें कहते हैं। अब देखिए, अब घर में काम कर रहे हैं तो दलित के लिए वो लोग खाना अलग बनाते थे। अगर बनाते थे तो दे देते थे, नहीं तो उनको जूठन ही मिल जाता था, ठीक है। इतना सब करने के बाद सिर्फ उन्हें जूठन मिलता था, और फिर भी इतना सब, ये सब करते हुए भी उन्हें कोई भी पश्चाताप नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई शिकायत, किसी से भी कोई शिकायत नहीं थी। उनकी कैसे ये ज़िंदगी जी रहे थे वो लोग। वो कहते हैं कि मैं किस समाज में, किस क्रूर समाज में जी रहा हूँ, जिसका श्रम का कोई मोल नहीं है। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि शादी ब्याह के मौके पर जूठे पत्तल चूड़ों के टोकरे में डाल दिए जाते थे, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठी कर लिया करते थे। पत्तलों से पूरियों के टुकड़े जो बचे होते थे, उन्हें चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उस पर उसे सुखाकर रख लिया जाता था। मिठाइयाँ जो इकट्ठी होती थीं, वे कई दिनों तक, अथवा बड़ी बारातों की मिठाइयों कई महीने तक आपस में चर्चा करके खाते रहते थे। देखिए, अब इन लोगों के लिए एक ऑफ़र मिल जाता था, मतलब कि ये लोग काम तो करते थे, लेकिन अगर शादी ब्याह का मौका आ जाए, मतलब कि शादी का सीज़न आ गया, या फिर उनके जहाँ पे ये काम करते थे शादी आ गया, तो इन्हें खाने के लिए चीज़ें मिल जाती थी। जो भी पत्तलें वगैरह होती थी ना, ये लोग उठाकर जो है वो लेके जाते थे अपने घरों में। और वो क्या करते थे पता है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे इन सब की भी ज़िंदगी कैसी होती है। वो पत्तल पर से जितना भी जूठा हुआ बचा हुआ रहता था, सबको इकट्ठा कर लेते थे, और जो भी पूरी वगैरह बचा हुआ रहता था, उस पूरी को धूप में सुखाकर, चारपाई कहें तो खटिया, उस पर सुखाकर वो लोग इसे रख दिया करते थे और इसे खाते थे। सोचिए इनकी कैसी ज़िंदगी चल रही थी। सोच सकते हैं आप लोग, बस इमेजिन हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये लोग ऐसा करते थे और उसे खाते थे। जो भी मिठाइयाँ बच जाती थी, उसे इकट्ठी कर वो लोग बहुत दिन तक, कई दिनों तक खाते थे, और नाम भी लेते थे कि ये उनसे मिली हुई मिठाइयाँ थी। ऐसा हुआ करता था। अब देखिए, सूखी हुई पूरियों की लुगदी बनाकर अथवा उबाल कर मिर्च मसाला डालकर खाने में मज़ा आता था। आज जब इन सब बातों के बारे में लेखक सोचता है तो मन के भीतर कांटे जैसे लगने लगता है। कैसा जीवन था। लेखक अपनी माँ के साथ सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी के विवाह में टोकरी लेकर घर के बाहर जूठन समेट कर इकट्ठा करती थी। सुखदेव सिंह के घर के बाहर आने पर लेखक की माँ अपने लिए पत्तल पर खाने हेतु कुछ पूरियाँ की मांग करती थी। बदले में उसे सुखदेव सिंह की फटकार मिलती है। वह चुपचाप टोकरी लेकर घर के बाहर घर चली आती थी। यह उसकी महानता का प्रतीक है। जूठन शीर्षक आत्मकथा के माध्यम से लेखक ने अपने बचपन का संस्मरण एवं परिवार की गरीबी का वर्णन करते हुए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि गरीबों के पास गरीबी है, किंतु साथ ही दिल और दिमाग भी है, साथ ही संतोष भी। ये विशेषताएं अमीरों में नहीं पाई जाती। गरीब चुपचाप अपमान बर्दाश्त कर लेते हैं, उसे भूल भी जाता है। दुर्व्यवहार करने वाले को माफ़ भी कर देते हैं।
लेखक के संकलन में यह प्रत्यक्ष रूप से पाते हैं। देखिए, हमने इतना पढ़ा, अब एक बार इनके लाइफ में हुआ क्या कि इनकी जो माँ है, मतलब कि जब शादी हुई तो कोई सुखदेव सिंह थे, उनके घर के बाहर वो कुछ मांगने के लिए, कुछ पूड़ियाँ और जो मिठाई वगैरह या फिर कुछ भी जूठन वगैरह जो है वो मांगने के लिए गई। सुखदेव सिंह ने क्या किया कि उन्हें फटकार कर बाहर भेज दिया, कहा कि नहीं है मिठाइयाँ या फिर पूड़ियाँ नहीं हैं। तो जब इतना सब कुछ हो गया, तो जब लेखक बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया कि ये इतने बड़े हो गए कि बड़े होने का मतलब कि वो अपनी ऋतुओं में बड़े हो गए कि एक टाइम आया कि उनके सामने ही सुखदेव सिंह के बेटे को हाथ जोड़ना पड़ गया। एक ऐसी घटनाक्रम हुई इसके कारण, ठीक है। तो देखिए, समय हर किसी का बदलता है, वक्त हर किसी का आता है, बस वक्त की देरी है, वो वक्त सबके जीवन में आता है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि मैंने अपने बचपन में बहुत सारी चीज़ों को झेला है। एक बार की तो बात है कि जूटन में जो लेखक है वो स्कूल जाते थे, इनकी जो भाभी थी वो कहती थी कि आप पढ़िए, इन्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन इनके जो चाचा जी थे वो ज़बरदस्ती इनसे वो जो जानवर की खाल होती है वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने को कह रहे थे। बीच रास्ते में लेखक का स्कूल पड़ता था, वहाँ पर वो किस तरह से अपने सर पर ये बोझ लेकर चल रहे थे, ये देखने लायक था। देखने लायक नहीं था वो किस तरह से अपने सर पर बोझ लेकर चल रहे थे। वो शर्मिंदगी से बहुत बुरी हालत हो गई थी उनकी। अंत में जब वो घर आए तो उनकी भाभी ने कहा कि आप सब इनसे कुछ भी करवा लीजिए पर काम मत करवाइए, बस इन्हें पढ़ने दीजिए, ऐसा उनकी भाभी ने कहा। तो लेखक ये अपने पाठ में ये कहते हैं, गरीबी का प्रदर्शन करते हैं, बताते हैं हम सबको कि गरीबों का जीवन कैसा होता है। ऐसा उनकी लाइफ में ये चीज़ व्यतीत हुई है, तब वो बताते हैं। और वो कहते हैं कि जितना दिल और दिमाग का है गरीबों के पास होता है ना, उतना अमीरों के पास नहीं होता। गरीब तो हर चीज़ों को सह लेता है, हर चीज़ को, किसी को भी माफ़ भी कर देता है गरीब। पर ये जो रूप है इनका, अमीरों का ये व्यवहार होता ही नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं। और ये रियलिटी है कि ऐसा होता ही नहीं है। अमीर तो बहुत वो कह सकते हैं ना, इतने अड़ियल होते हैं, कुछ कहने का ही नहीं है। गरीब बेचारा जो है वो हर चीज़ सह लेते हैं। हम सब भी बहुत सारे गरीब हैं, मैं खुद गरीब हूँ, लेकिन हर किसी का वक्त आता है, बस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। चलिए, आप लोगों को ये पाठ समझ आया होगा, सारांश आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा से मैं पढ़ाई हूँ, आप लोग लिख ही दीजिएगा। तो आपको समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।